चैप्टर में कौन सा पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अलग अलग फेज जिससे हम रिप्रोडक्शन से या फिर कंसीव करने से क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले स्पर्मिसाइडल फॉर्मुलेशन होता क्या है, तो ये क्या होता है, ये सबसे पहले नॉन स्टेरॉइडल होते हैं। अभी तक जो हम ड्रग्स देख रहे थे ओरल, वो कैसे थे, और कौन सा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव था जो स्टेरॉइडल नहीं था, सही है ना। ठीक है, तो देखिए नॉन स्टेरॉइडल केमिकल फॉर्मूला है, मतलब एक चीज केमिकली प्रोड्यूस नॉन स्टेरॉइडल फॉर्मुलेशन है जिसको ट्रॉपिकली लगाते हैं, मतलब इट इज लाइक अ क्रीम, इसको अप्लाई किया जाता है। ट्रॉपिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है, क्रीम के फॉर्म में हो सकता है, जेली के फॉर्म में हो सकता है, फोम के फॉर्म में हो सकता है। तो ये क्या है, समझ में आया स्पर्मिसाइडल फॉर्मुलेशन। इसके बाद वो डोर बंद कर देना। इसके बाद देखिए ये कैसे काम करता है, जो ये स्पर्मिसाइडल फॉर्मुलेशन काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये क्या कर देता है, प्रेगनेंसी ही नहीं होने देता। कैसे नहीं होने देता, सबसे पहले ये स्पर्म को किल कर देता है, अगर स्पर्म नहीं रहेंगे तो क्या प्रेगनेंसी होगी। इसके बाद ये सर्विक्स को, जिसके थ्रू स्पर्म्स एंटर होते हैं यूट्रस तक पहुंचने के लिए, तो वो उस पैसेज को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, स्पर्म की एंट्री रोक देता है, या तो स्पर्म को ही किल कर देता है। और तीसरा स्लोइंग डाउन द स्पर्म मूवमेंट, स्पर्म की जो मूवमेंट है, जो उसको 72 आवर के अंदर वहां पहुंचना है, उसको ही स्लो डाउन कर देते हैं। तो इन 3 वेज में ये स्पर्म पे इफेक्ट डालता है और प्रेगनेंसी नहीं होने देता। तो स्पर्मिसाइडल फॉर्मुलेशन क्या है, समझ में आ गया। नॉन स्टेरॉइडल केमिकल कंपोजिशन है जिसको ट्रॉपिकली यूज करते हैं। ये जेली हो सकता है, क्रीम हो सकता है ना। और इसके बाद ये क्या करता है, स्पर्म के ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं आप। स्पर्मिसाइड क्रीम्स आर अप्लाइड डीप इन द वेजाइना एंड सर्विक्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के 10 से 60 मिनट पहले, मतलब एक आध घंटे के अंदर सर्विक्स के डीप एरिया में इस क्रीम को अप्लाई किया जाता है। नॉट टू बी वॉश इमीडिएटली आफ्टर इंटरकोर्स, के जस्ट बाद इसको वॉश भी नहीं करना होता है। मस्ट स्टे इनसाइड टिल 5 to 6 आवर आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो रीअप्लाई आफ्टर 3-4 आवर। तो ये समझ में कैसे कर देंगे, लगभग 1 आवर पहले इंटरकोर्स के इसको अप्लाई किया जाता है, और फिर आफ्टर इंटरकोर्स भी इसको वहीं रह दिया जाता है, इसको रिमूव नहीं किया जाता। इस तरीके से ये स्पर्म के ऊपर इफेक्ट आता है। इसके ड्रॉबैक देखिए क्या क्या है। हमने देखा था जो बैरियर मेथड था, जिसमें हमने कॉन्डम्स के बारे में पढ़ा था, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दे रहा था, पर जो स्पर्मिसाइडल फॉर्मुलेशन होते हैं ये ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, पहला ड्रॉबैक। दूसरा, ये लिमिटेड टाइम के लिए ही वर्क करते हैं, उसके बाद इनको रीअप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद एट टाइम्स ये वेजाइनल इरिटेशन या इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकते हैं ये फॉर्मुलेशन। समझ में आया स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। चलिए, तो यहाँ हमारा केमिकल कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये स्पर्मिसाइडल फॉर्मुलेशन क्या है, सबको समझ में आया क्या होता है ये। नॉन स्टेरॉइडल फॉर्मुलेशन है, केमिकल रहता है, जिसको ये क्रीम के, फोम के, जेली के फॉर्म में हो सकता है। कैसे अप्लाई करते हैं ये भी समझ में आ गया। क्या 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 ड्रॉबैक है, समझ में आया ये भी। क्या ड्रॉबैक है उसको बताओ थोड़े से। और क्या, रीअप्लाई करना पड़ता है क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए ही काम करता है। और फिर ये जो बोल रहे हैं वेजाइनल इरिटेशन या इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो हमारा नेचुरल में क्या क्या पढ़ते याद है, रिविजन किया, 3 पढ़ाए थे ना, नेचुरल, देन बैरियर, केमिकल, ये 3 हो गया। अब हम आएंगे इंट्रा यूट्राइन। नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू यूट्रस में कुछ डाला जा रहा है, कुछ रख दिया जा रहा है जिससे प्रेगनेंसी अवॉइड की जा रही है। ठीक है, चले आगे। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस या IUDs। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होते हैं, देखिए बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस को और क्या कहते हैं, अगर इस नाम से क्वेश्चन है तो कर लोगे। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, यूट्राइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूट्रस में प्लेस किया जा रहा है। ये कैसे होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, मतलब इनको रीअप्लाई बार बार नहीं किया जा रहा है। एक बार आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ये पर्टिकुलर एक लॉन्ग पीरियड के लिए अपना वर्क करेगा। उसके बाद रिवर्सिबल, आप अगर इस डिवाइस को रिमूव कर देंगे तो वापस से प्रेगनेंसी होने के जो रिप्रोडक्टिव वो है वो वापस आ जाएगी। एंड ये क्या आएगा, नॉन लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो रिवर्सिबल भी होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है, तो वो क्या है,
ठीक है, आईयूडीज नहीं, आईयूडी, एस तो बस ऐसे ही लगा, आईयूडीज बोलने के लिए, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, अब टाइप्स देखते हैं किस टाइप के इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं। देखिए, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेडिंग डालो आईयूडीज। फ्रेश पेज में ऐसे ये बनाओ, फिर उसके नीचे इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, लिखिए। तो एक हो गई नॉन मेडिकेटेड, एक कॉपर रिलीजिंग और दूसरा हार्मोन रिलीजिंग। टाइप समझ में आ गया। इसके अंदर हम अलग अलग डिवाइसेस पढ़ेंगे, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोनल एंड कॉपर रिलीजिंग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं ये काम कैसे करते हैं। तो देखिए क्या होता है, आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटोसिस मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उनको एंगल करके किल कर देना। तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या करते हैं, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस यूट्रस के अंदर बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक तरीके से स्पर्म की किलिंग यूट्रस में बढ़ा देते हैं। कॉपर आयन रिलीज, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हमने पढ़ा, वो क्या करते हैं, कॉपर आयन स्पर्म की जो मोटिलिटी है इसको सप्रेस, स्लो डाउन कर देता है, समझ में आया। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी को ये कॉपर आयन स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। कॉपर आयन मेक्स यूट्राइन एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, और यही कॉपर जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम है, जिसमें प्रेगनेंसी होने के बाद जो एम्ब्रियो जाकर अटैच होगा, इम्प्लांट होगा, इसको इम्प्लांट नहीं होने देता, उसको इतना हॉस्टाइली अनफेवरेबल बना देता है, कंडीशन ही नहीं मीट होने देता कि वहां जाकर इम्प्लांटेशन हो। समझ में आया तीनों पॉइंट्स। तो कॉपर रिलीजिंग वाले नीचे से डैश करके ये तीन चीजें को सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी क्या कर देता है, ये कम कर देता है, और यूट्रस को अनफेवरेबल बना देता है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। और इन आईयूडीज के सामने से डैश करके लिख देना, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ओके, चलो देखो, तो आईयूडीज क्या करती है भाई, जैसे बताओ क्या करती है आईयूडीज इन जनरल, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस यूट्रस में बढ़ा देती है। उसके बाद और आयन, कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम कर देता है और नहीं होने देता। क्यों, क्योंकि यूट्रस को अनफेवरेबल कंडीशन में ला देता है, ऐसी फेवरेबल कंडीशन ही नहीं देता कि इम्प्लांटेशन, ठीक है। चलो, अभी सर्टिफिकेट टेस्ट हुआ था क्या, वही वाला वापस हुआ था,
ये जो एक हमने सैटरडे को टेस्ट दिया था वही अभी इस बार वापस हो गया। किस चैप्टर का था? अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन एंड ये फ्लावरिंग, ये 3 का हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन डिटेल की आईयूडीज क्या करते हैं। मैंने 3 टाइप की आईयूडीज बताया, हार्मोन रिलीजिंग, नॉन मेडिकेटेड एंड कॉपर रिलीजिंग। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है मतलब ऐसे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जिनमें से कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है ना, टाइम टू टाइम रिलीज हो रहा है। ये क्या करते हैं, ये यूट्रस को अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है स्पर्म के लिए। मतलब इन शॉर्ट वही कि एक फेवरेबल कंडीशन ही नहीं देते हैं रिप्रोडक्शन कॉज करने के लिए। IUDs are ideal contraceptive for female who want to delay pregnancy or space children. Space children का मतलब गैप चाहिए। हाँ, मतलब एक बेबी से दूसरे की बेबी के बीच में जिन विमेन को गैप चाहिए उनके लिए ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो अगर क्वेश्चन आए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव टू स्पेस चिल्ड्रन, वो कौन सा रहेगा? क्योंकि इनका लॉन्ग टाइम इफेक्ट भी रहता है और ये रिवर्सिबल भी रहती है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्ट नहीं करती, जब तक ये डिवाइस रहेगा तब तक ये प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। ठीक है, IUDs are ideal contraceptive. It is one of the most widely accepted method. मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। अब इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस किसमें प्लेस करते हैं? ऑब्वियसली फीमेल्स का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, कि फीमेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है, फीमेल के यूट्रस में। अब देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल पढ़ेंगे कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहला है लिपीज लूप। तो ये आपको दिख रहा है 2S टाइप का बना हुआ है ना, लिपीज लूप, याद रखना है। अब ये क्या होता है, देखिए डबल एस शेप इनर्ट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक लूप। सबसे पहला 2S के शेप का है, इनर्ट है, फ्लेक्सिबल है, हार्ड नहीं है, प्लास्टिक का एक लूप है। समझ में आया? अब देखिए ओवरऑल ट्रेपेजॉइड मतलब आगे ट्रेपेजॉइड शेप का होता है। ये काम कैसे करता है? अब देखिए क्या करता है, ये फॉरेन मटेरियल, जब ये क्या बॉडी का मटेरियल है? नहीं, ये फॉरेन मटेरियल है ना बॉडी के लिए। तो जब इसको बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो यूट्रस की जो अपना इम्यून सिस्टम है, जैसे ही बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो फिर वो एक्टिव हो जाता है ना उसको किल करने के लिए। तो ये फॉरेन मटेरियल जब यूट्रस में जाता है तो क्या होता है, देखो into uterus provokes an increase in the immune cell of the uterus. यूट्रस की इम्यून सेल को ये प्रोवोक करता है, एक्टिवेट कर देता है ना, किलिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। इसके वजह से इम्यून सेल ऑलरेडी बढ़ी है, स्पर्म आएगा तो उस पर भी अटैक हो जाएगा। प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। समझ में? क्यों इम्प्लांटेशन को ये प्रिवेंट कर रही है? क्योंकि यूट्रस में जहां जाके, अब ये रूम है, यहाँ बच्चे भरे हुए हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या मैं और बच्चों को ला सकती हूँ? तो यूट्रस में जहाँ इम्प्लांटेशन हुआ ऑलरेडी लिपीज लूप, तो क्या वो इम्प्लांटेशन होने देगा? समझ में आया कैसे ये एक्ट करता है, क्यों ये अनफेवरेबल बना रहा है इम्प्लांटेशन, और क्यों ये स्पर्म को किल कर रहा है? फेगोसाइटोसिस बढ़ाने की वजह से स्पर्म्स को किल कर दे रहा है, और क्योंकि ऑलरेडी जहां पर इम्प्लांटेशन होना है वहां एक फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है, तो वहां इम्प्लांटेशन भी नहीं होने दे रहा। फर्स्ट क्लास है ना, कौन सी थी? ठीक है, आईयूडीज में अब हमारा सेकेंड क्या है, देखिए कॉपर रिलीजिंग। ये कभी मैंने आपको वो बताया लिपीज लूप। अब ये देखिए कॉपर रिलीजिंग, CUT, कॉपर T, कॉपर 7 या मल्टीलोड 375, ये नाम याद रखना है। कॉपर रिलीजिंग या आईयूडीज में क्या है, कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। ये क्या होता है, देखिए इनका फ्रेमवर्क, जो बेसिक फ्रेम है, ये व्हाइट वाला दिख रहा है, ये तो प्लास्टिक का है, पर इसके ऊपर कॉपर के वायर की क्या है, रैपिंग है। ठीक है, सब में दिख रहा है कॉपर के वायर की रैपिंग, कॉपर T में भी, कॉपर 7 में भी, मल्टीलोड 375 में भी। ठीक है, अब देखो अभी क्या होता है, देखिए ये टी शेप का डिवाइस है, आपको दिख रहा है कॉपर टी क्या है, वो देखिए इसका डायग्राम बना है उधर। कॉपर टी किस शेप का है, टी शेप का एक डिवाइस है, जिसमें जो मेन बॉडी है, मेन फ्रेम ऑफ कॉपर टी इज मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन कोटेड विद, क्या किस किस चीज का बनता है कॉपर टी, देखिए पॉलीइथाइलिन, जिसके ऊपर कोटिंग किसकी रहती है, बेरियम सल्फेट की। कॉपर टी किसका बना है, पॉलीइथाइलिन, जिसपे कोटिंग है बेरियम सल्फेट की। क्यों?
टू मेक इट रेडियो ओपेक, मतलब जब एक्सरे या कोई भी हम स्कैन करें तो उसमें विजिबल हो। क्या करता है ये? रेडियो ओपेक बना रहा है इसको, ठीक है, सो दैट इट्स प्रेजेंट कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, कॉपर आयन जो रहते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी जो है स्पर्म की उसको भी कम कर दे रहे हैं, स्पर्म को किल कर दे रहे हैं और इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रहे हैं। ओके, अब इसके ड्रॉबैक क्या है ना, आईयूडीज के या कॉपर टी के? सबसे पहले कई बार ये डिवाइस अपने आप ही यूट्रस से एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, एक्सपल्शन फ्रॉम दी, ठीक है, आप लोग बोलो, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, दिख रहा है, नींद आ रही है। क्या करता है सबसे पहले? इसका ड्रॉबैक क्या है? आपके विल के अगेंस्ट, मतलब आप अननोइंगली ये एक्सपेल आउट हो सकता है यूट्रस से। परफोरेशन इन द यूट्राइन वॉल, इसके ये जो एंड है ये यूट्रस की वॉल में परफोरेट कर, मतलब समझ रहे हो, मतलब वॉल को टीयर कर देते हैं ये जो इसके हैंड्स रहते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेशन, क्योंकि अब एक फॉरेन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है यूट्रस में, तो वहां पर क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन, पेल्विस एरिया में इन्फ्लामेशन होता है, क्रैम्पिंग, पेट में दर्द हो सकता है। हेवियर पीरियड्स, जो ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के टाइम में, वो काफी हैवी हो सकती है इन डिवाइसेस के वजह से। ड्रॉबैक समझ में आया? चलिए, अब मल्टीलोड 375 जो एक हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, कॉपर रिलीजिंग, इसके मल्टीलोड 375 के बारे में पढ़ने, क्या होता है? इसमें लगभग 375 mm स्क्वायर के कॉपर वायर रहते हैं। देखिए कितने ज्यादा कॉपर वायर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अराउंड इट स्टेम, ये जो स्टेम एरिया है इसके सराउंडिंग में। ठीक है, ये फ्लेक्स, अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसके जो आर्म्स रहते हैं ना, ये कैसे हैंगे? फ्लेक्सिबल है, इस वजह से एक्सपल्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये इसके हम फ्लेक्सिबल क्यों बनाए? ताकि ये खुद यूट्रस से एक्सपेल आउट ना हो सके। अब कोई चीज हार्ड है तो वो निकल सकती है, पर फ्लेक्सिबल तो अपने आप को अलग अलग एंगल पे एडजस्ट कर सकती है। तो ताकि ये अगर पूछा जाए मल्टीलोड 375 के आर्म्स फ्लेक्सिबल क्यों है? टू मिनिमाइज एक्सपेल्शन। ठीक है, मल्टीलोड 375 एंड कॉपर Cu380 ए, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, ये दो डिवाइसेस के नाम बताएं इन्होंने, कहा इनके फंक्शन एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। अब हम लास्ट पढ़े, पहले नॉन मेडिकेटेड पढ़ ली लिपीज, फिर हमने कॉपर रिलीजिंग पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हार्मोनल आईयूडीज। क्या होते हैं हार्मोनल आईयूडीज? देखिए इसके ऊपर किसी तरह की वायरिंग नहीं दिख रही है ना आपको, ये प्लास्टिक की रहते हैं। देखिए, टी शेप पीस ऑफ प्लास्टिक विद रिजर्वॉयर कंटेनिंग ऑफ हार्मोन, मतलब ये दिख रहा है आपको, इनके अंदर एक स्टेम एरिया है जिसके अंदर हार्मोन भरा रहता है जो टाइम टू टाइम रिलीज होता रहता है, तभी इसको क्या कह रहे हैं? हार्मोन रिलीजिंग। नहीं समझ में आया? ये स्टेम एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पर हॉर्मोन्स क्या कहते हैं रहते हैं जो टाइम टू टाइम रिलीज होते रहते हैं। अब वो क्या हार्मोन रहते हैं, कैसे काम करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाम देखिए क्या है इसके, प्रोजेस्टेस्टर एंड LNG20, ये दो तरीके की हमारी क्या है? हार्मोनल आईयूडीज। अब ये काम कैसे करती है? देखिए, हार्मोन इन द रिजर्वॉयर, ये मैंने बताया था ना, ये रिजर्वॉयर है, जो रिजर्वॉयर के अंदर हार्मोन है वो कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है यूट्रस में। ठीक है, एज रेगुलेटेड बाय मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन, मतलब ये कह रहे हैं कि ये रिजर्वॉयर में से कंटिन्यूसली यूट्रस में हार्मोन रिलीज होता रहता है। अब क्या होता है इन हार्मोन की वजह से? ये रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन दैट इनहिबिट्स द ओव्यूलेशन, और ये कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ओव्यूलेशन नहीं होने देता है क्योंकि ये कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है यूट्रस में। डज नॉट इंक्रीज द सीरम लेवल ऑफ द ओव्यूलास, ये जो है ये ब्लड में नहीं इंक्रीज कर रहा है इसको, पर ओव्यूलेशन नहीं होने दे रहा है, और ये 1 साल तक के लिए ये वर्क करता है। ठीक है, मतलब किसी ने ये यूज कर लिया तो 1 साल तक मोस्ट प्रोबेबली वो प्रेग्नेंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी एफिकेसी कितनी है? 99% से भी ज्यादा, मतलब वेरी इफेक्टिव इट इज। चलो, हाउ डज इट वर्क? रिलीजेस लेवोनोजेस्ट्रल, ये लेवोनोजेस्ट्रल क्या है? ये एक तरीके का सिंथेटिक हार्मोन है जो कि प्रोजेस्टेरॉन के जैसे होता है, मतलब मैन मेड हार्मोन जो कि किसकी तरह है? प्रोजेस्टेरॉन की तरह है। तो अगर पूछा जाए ये हार्मोन रिलीजिंग जो यूट्राइन डिवाइसेस हैं, ये इनके अंदर कौन सा हार्मोन रहता है? तो क्या लिखोगे? लेवोनोजेस्ट्रल, जो कि एक सिंथेटिक हार्मोन है जो किसकी तरह होता है? ये क्या क्या करता है? थिक एंड सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्वक्स का म्यूकस इसको थिक कर देता है और स्पर्म को एंटर
नहीं होने देता। प्रिवेंट ओव्यूलेशन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है तो ओव्यूलेशन लास्ट अबाउट 5 ईयर। ये LNG-20 जो है लगभग 5 साल तक इफेक्टिव रहता है, इतना लॉन्ग टाइम तक ये वर्क करता है। एफिकेसी देख लीजिए, इट इज मोर देन 99%, मतलब प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत। तो इसको कैसे यूज करते हैं, डॉक्टर या फिर कोई ट्रेन नर्स इन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को यूट्रस में प्लेस कर देती है, ठीक है। द टी आर्म इज सेट बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस जो है उसमें ये टी आर्म जाके से प्लेस हो जाता है और स्टेम यूट्रस के सेंटर में रहती है और ये अपना वर्क करता रहता है। कॉपर वाला है तो कॉपर रिलीज करेगा, हार्मोनल है तो हार्मोन फिर जो वर्क है वो अपने परफॉर्म करेंगे। ड्रॉबैक देख लीजिए क्या क्या है इसके। अदर आईयूडीज की तरह ये भी क्या क्या इफेक्ट करते हैं, देखिए वेट गेन उन वीमेन का हो सकता है जो ये यूज कर रही है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा बॉडी में। ओवेरियन सिस्ट होने के चांसेस ऐसे वीमेन्स को ज्यादा होते हैं जो आईयूडीज यूज करती हैं। नेगेटिवली अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, कई बार वुमेन को बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ये सारी इरिटेशन, ये सारी चीजें इन डिवाइसेस की वजह से फील होती है। क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या कर रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस। नोजिया, वुमेन को एक बार ऐसे उल्टी उल्टी सा मतली सा लगता रहता है। हेडेक एंड माइग्रेन कॉज कर सकता है। सेक्सुअल डिजायर को, ड्राइव को बहुत कम कर देता है। और भी बहुत सारे इन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के साइड इफेक्ट ड्रॉबैक होते हैं, ठीक है। चलिए, हमने ऑलमोस्ट हर तरीके के डिवाइसेस पढ़ लिए, सिर्फ सर्जिकल बचे और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये क्या होता है, कई बार आफ्टर इंटरकोर्स जो ऐसे कपल जिनको रिप्रोड्यूस मतलब उनको बेबी नहीं चाहिए पर किसी वजह से उनके डिवाइसेस फेल हो जाएं, तो इन कंडीशन में यूज करा जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये क्या होता है, देखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव रेफर्स टू मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन that can be used to prevent pregnancy after sexual intercourse. Sexual intercourse के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उस केस में हम ये यूज करते हैं। तो क्या होता है, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या तो अलोन प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर इमीडिएटली सेक्सुअल इंटरकोर्स से 72 आवर के अंदर ले लिया जाए तो ये पाया गया है कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करता है। इसीलिए इसको एक चीज और कहते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल। तो अगर मॉर्निंग आफ्टर पिल वर्ड है तो आपको क्या समझना है किसकी बात हो रही है, ठीक है, मॉर्निंग आफ्टर पिल। These could be used to avoid possible pregnancy due to rape, missed pills और casual unprotected sex. किसी भी तरीके के अननोन कॉज की वजह से अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उस केस में ये पिल्स का, इमरजेंसी पिल्स का यूज करके प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे क्या, मेडिकल फॉर्मुलेशन कंटेनिंग लिवोनोजेस्ट्रॉल, ठीक है, इसमें भी वही सेम। और जैसे कि आईपिल या फिर अनवांटेड 72, ये कैसे काम करता है, देखिए, इसकी कुछ फ्यू इफेक्ट क्या क्या है। पहले तो ये ओव्यूलेशन को ही डिले कर देगा। अगर ओव्यूलेशन विद इन ओवर कितनी देर रहता है, वो ओवर तो 24 आवर तक ही रहता है, तो ये ओव्यूलेशन को ही डिले कर देगा। तो अगर उस तब तक तो स्पर्म्स भी 72 आवर में किल हो जाएंगे। अगर ओवर ही नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ द स्पर्म। तो ओवरऑल सारे यूट्राइन डिवाइसेस जो केमिकल्स वाले हैं, जो हार्मोनल वाले हैं, वो लगभग एक ही जैसा काम कर रहे हैं। या तो यूट्रस को क्या कर रहे हैं, अनफेवरेबल बना दे रहे हैं, सर्विक्स से एंट्री नहीं होने दे रहे, स्पर्म की स्पर्म किल कर दे रहे हैं, उनका फैगोसाइटोसिस कॉज कर दे रहे हैं, ठीक है। देन प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, सेम, ठीक है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देते। इसको कैसे यूज किया जाता है, पिल शुड बी टेकन विद इन 5 days ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के 5 दिन बाद इस पीरियड के बीच में इन पिल को यूज किया जाता है। सबसे इफेक्टिव होती है अगर 3 दिन के अंदर ही यूज कर लिया जाए या तो 72 आवर के अंदर यूज कर लिया जाए। बेस्ट यूज आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स और रेप। इसकी एफिकेसी कितनी, लगभग 95% चांसेस रहते हैं कि वीमेन प्रेग्नेंट नहीं होगी अगर वो इमरजेंसी पिल्स यूज करें। लास्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है सर्जिकल, ठीक है, लास्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है सर्जिकल। सर्जिकल मेथड कैसे होंगे, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कैसे होंगे, परमानेंट, ये रिवर्सिबल नहीं होंगे। इनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा,
टर्मिनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ये टर्मिनल मेथड है, मतलब एंड मेथड है कि इसके बाद जिसको नो मोर प्रेगनेंसी, अब ऐसे वुमेन ऐसे कपल है जिसको और बच्चे नहीं चाहिए, तो वो ज्यादातर किस मेथड का यूज करते हैं? सर्जिकल मेथड का। देखिए जिसमें आता है वेसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मतलब ये मेल में होता है, वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट करते हैं, एंड ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है, इनकी फेलोपियन ट्यूब को कट करके लाइगेट कर देते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट वेसेक्टोमी। क्या होता है वेसेक्टोमी? देखिए एक सर्जिकल मेथड है मेल स्टेरिलाइजेशन का। तो अगर पूछा जाए परमानेंट मेल स्टेरिलाइजेशन का मेथड कौन सा है, तो वो क्या है? प्रिवेंट स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट। अब वास डिफरेंस ही कट हो गई तो स्पर्म्स एक उसका पाथवे ही क्लोज हो गया। कैसे काम करता है, कैसे किया जाता है? वास डिफरेंस का छोटा सा पोर्शन लेके कट कर देते हैं और इसको टाई कर देते हैं, या तो रिमूव ही कर देते हैं उसको। ठीक है, वास डिफरेंस सर्जिकल रिमूवल। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, एफिकेसी 99%। क्या है मतलब मोस्ट इफेक्टिव एक तरीके से। ड्रॉबैक क्या है? देखो इस मेथड को यूज करने के बाद ये इजीली रिवर्स नहीं हो सकता। तो जो रिवर्सल अगर हो भी जाता है किसी तरीके से, उन ट्यूब्स को वापस कनेक्ट भी कर दिया जाए, तो ये वेरी सक्सेसफुल मेथड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है इट इज काइंड ऑफ परमानेंट मेथड। फिर हमारा ट्यूबेक्टोमी, सर्जिकल मेथड ऑफ फीमेल स्टेरिलाइजेशन। ट्यूबेक्टोमी फीमेल स्टेरिलाइजेशन का एक सर्जिकल मेथड है। इससे ओवम का ट्रांसपोर्ट को और वेसेक्टोमी से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है। कैसे काम करता है? एक छोटा सा पार्ट लेते हैं फेलोपियन ट्यूब का, इसको भी कट करके लाइगेट, लाइगेट मतलब टाई कर देते हैं, है ना? ठीक है, फेलोपियन ट्यूब से कटिंग कर दी गई, फिर इसके बाद इसको लाइगेट कर दिया। एफिशिएंसी इसकी भी कितनी है? 99%। ड्रॉप पिक सेम है, रिवर्सल नहीं है, रिवर्स कर भी दिया तो ये ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे अबाउट एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके पहले जो भी हमने दो मेथड्स पढ़े समझ में आया? केमिकल समझ में आया, स्टेरॉइडल। हमारे आईयूडीज कितने टाइप के थे? कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग एंड वो सब कैसे काम कर रहे हैं, क्या ड्रॉबैक्स है, समझ में आया? इसके बाद सर्जिकल मेथड्स भी समझ में आ गए। अब ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हो गई है, इसके बाद इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी मेथड्स पढ़े वो प्रेगनेंसी ही नहीं होने दे रहे थे ना, पर अब जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये कब इफेक्टिव होती है? ऐसा कोई केस जिसमें फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया पर वो फेल हो गया, या फिर रेप के केसेस में, या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के केसेस में, या फिर कोई ऐसी वजह जिसमें अगर विमेन प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है तो ये उसके लिए या उसके बेबी के लिए हार्मफुल है। इस केसेस में किया जाता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है देखिए, इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कहते हैं हम एमटीपी। पूरे होश हवास में अपनी मर्जी से ने विल के साथ प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना, टर्मिनेट करना कहलाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, ऑल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, इंड्यूस अबॉर्शन मतलब अबॉर्शन खुद से नहीं हुआ, उसको कराया गया, तो एमटीपी को और क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड। ठीक है, चलिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक पूरा इसको समझेंगे। देखिए, इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब पूरे 9 महीने फुल टर्म जो है, इन फुल टर्म के पहले अगर प्रेगनेंसी को किसी रीजन से मेडिकली
स्टॉप कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, तो इसको हम कहेंगे एमटी और या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन। नियरली लगभग हर साल 45 to 50 मिलियन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी की जाती है। लगभग कितनी? 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी। मतलब अगर 500 बेबी फॉर एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें से 100 एमटीपी हो जा रही है, तो 1/5 टोटल बर्थ में से क्या हो जा रही है? एमटीपी। ठीक है, देखिए whether to accept legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical and religious social। अब MTP सही है कि गलत है, ये सालों साल से जमाने से इस चीज के ऊपर डिबेट होती आई है, क्योंकि कुछ रिलीजन्स होते हैं, कुछ एथिकल नॉर्म होते हैं, कुछ सोशल इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से लोग कई बार एमटीपी को गलत समझते हैं। तो इन सब को कंसिडर करते हुए बहुत सालों तक डिबेट हुई, एमटीपी अलाउ करनी चाहिए, गवर्नमेंट को लीगल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट ने एमटीपी को 1971 में क्या कर दिया? लीगलाइज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971, ये ईयर याद रखना है, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड दिस मिसयूज। पर लीगलाइज करने के बाद भी कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी कि कब ये लीगल है, कब ये करा सकते, कब ये नहीं करा सकते, ताकि इसका मिसयूज ना हो। Such restrictions are all the more important to check indiscrimination and illegal female feticide which are reported to be high in India। ये strict condition, strict norm कि MTP कभी आप करा सकते हो, हर कंडीशन में नहीं अलाउड है। ये क्यों रखी गई? ये कंडीशन इसलिए रखी गई ताकि इस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं हो, और फीमेल feticide मतलब अगर बेबी फीमेल होता तो उसको टर्मिनेट कर देते हैं, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इसके लिए स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी गई। Why MTP? क्यों MTP करानी चाहिए? Obviously आंसर है to get rid of unwanted pregnancy either due to casual protected intercourse or failure of contraception used during the coition or rape। तो इन्होंने कहा MTP क्यों कराना है? MTP इसलिए कराना है, ऑब्वियसली आंसर ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिसके लिए प्लान प्रेगनेंसी नहीं थी, उसको रिमूव करना है। इधर वो इस वजह से हो जाए कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया हो, या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो यूज कर रहे हैं वो फेल हो गया हो, या तो रेप्स के केसेस में एमटीपी अलाउड है। एमटीपी आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन, जैसे मैंने बताया कि अगर बेबी को आगे अगर रखा जाए तो माँ या बच्चे जैसे किसी की भी जान खतरा हो सकता है, उस केस में भी एमटीपी क्या है? लीगलाइज। एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ। अब जो तीन ट्राइमेस्टर्स होते हैं, तो पहला ट्राइमेस्टर में एमटीपी को सेफ माना जाता है कि अगर इस 12 हफ्ते में 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले एमटीपी करा दिया जाए तो इसका इफेक्ट फिर भी तब भी बहुत इश्यूज आते हैं, पर लीस्ट इफेक्ट साइड इफेक्ट जो है वो हमको कब मिलता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन ये ज्यादा रिस्कियर होता है, मतलब मदर की हेल्थ पे इसका असर हो सकता है। ठीक है, वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इन एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड इंडिया में देखा गया है कि बहुत बार एमटीपी इलीगल अनक्वालिफाइड क्वैक्स, मतलब जो ज्यादा मेडिकली साउंड नहीं है, जिनको इतने मतलब डॉक्टर्स और नर्सेस को छोड़ के अनप्रोफेशनल वे में एमटीपी करा दिया जाता है इंडिया में, ये बहुत कॉमन है। विच आर नॉट ओनली यूज अनसेफ बट कुड बी फेटल टू। ये सिर्फ क्या कहते हैं इसको, ये कह सकते हैं कि ये अनसेफ ही नहीं, इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर मेडिकली क्वालिफाइड इंडिविजुअल से आपने एमटीपी नहीं कराई तो। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबोर्न। और दूसरा, पहला क्या है? पहला मैंने बताया अनक्वालिफाइड लोगों से, अनक्वालिफाइड क्वैक से एमटीपी करवाना। दूसरा, फीमेल जेंडर के बारे में पता करना कि मेल है कि फीमेल है, और अगर फीमेल है तो उसको क्या कर देना? तब एमटीपी करा देना। इसको क्या कहते हैं? फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, frequently if fetus is found to be female it is allowed followed by MTP। this is totally against what is legal। तो MTP गवर्नमेंट ने 1971 में अलाउ तो कर दी थी, पर इसके बहुत सारे मिसयूज हो सकते थे, इसीलिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाए गए जिसके अंडर ही MTP क्या रहेगी? लीगलाइज। ठीक है, अब हम आएंगे ऑन बर्थ डिफेक्ट्स। बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है, क्यों हो जाते हैं, क्या उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। क्यों तो नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक में,
पर कैसे इन बर्थ डिफेक्ट को अवॉइड किया जा सकता है? इज देयर अ मेथड टू डिटेक्ट दीज डिजीजेस? कोई भी ऐसी डिजीजेस जो बच्चे को पैदा होने के बाद हो सकती है, मतलब फीटल लाइफ में इनके बारे में पता लगाया जा सकता है? हाँ, पता लगाया जा सकता है। कैसे? एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। एमनियोसेंटेसिस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड ना, उसका टेस्ट किया जाता है। आपको याद है हमने चैप्टर में पढ़ा था, हाँ, ये एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट, उस कैविटी के अंदर एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए इनमें क्या होता है, प्लेसेंटा, बस एक नॉर्मल फोटो है, देख लो, सब समझ में ही आ रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस क्या है, ये एक प्री नेटल टेस्ट है, मतलब जब विमेन प्रेग्नेंट है उसी दौरान का एक टेस्ट है, प्री नेटल टेस्ट है। इससे क्या डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन टेस्ट है, ये पता लगाने का टेस्ट है। क्या पता लगाने का, जेनेटिक मेकअप इन द सेल फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड निकाल कर उस बच्चे की जेनेटिक मेकअप को सेल के थ्रू प्रोसेस करने की कोशिश की जाती है, स्टडी की जाती है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट भी है, इससे बेबी का जेंडर भी पता चल जाता है, और फीटल डिसऑर्डर टेस्ट भी है कि फीटस को किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। परफॉर्म बिटवीन कब किया जाता है, 15 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में इसको किया जाता है। किसको, एमनियोसेंटेसिस को। एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल इज टेकन एंड इसका सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये पहले ट्राइमेस्टर में इसको नहीं रिकमेंड करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर इतने स्टार्टिंग में एमनियोसेंटेसिस किया जाएगा तो बेबी अभी तो जस्ट इम्प्लांट हुआ है, अभी वीक है ना, तो उस टाइम में करेंगे तो प्रेगनेंसी पे इफेक्ट आ सकता है। और लास्ट जो हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें फीचर काफी बड़ा हो जाता है, उस टाइम भी करने पे ये रिस्की हो सकता है। तो बेस्ट सेफेस्ट टाइम है जो मिडिल वाला सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो। ठीक है, When is amniocentesis advised? कब कहा जाता है कि amniocentesis कराया जाए? अगर women 35 ईयर एज के ऊपर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे women की एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे हायर रिस्क ऑफ फीटल डिसऑर्डर रहते हैं। तो अगर हाई क्या कहते हैं ज्यादा एज की women है तब ये कराया जा सकता है। प्रीवियस हिस्ट्री रही हो, प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई एबनॉर्मल बेबी रहा हो तब कराया जा सकता है। अगर किसी भी अल्ट्रासाउंड टेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी पाई जाए तब डॉक्टर रिकमेंड करता है एमनियोसेंटेसिस कराया जाए। फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिजीज अगर हो कि भाई इनके फैमिली में इस तरीके के डिजीजेस प्रोन टू फैमिली प्रोन है तो भी एमनियोसेंटेसिस क्या कहते हैं, एडवाइस किया जाता है। अब इनफर्टिलिटी क्या है, तुम लोग एक काम करो, थोड़ा लिखो, नहीं तो बैठ जाओ वैसे ही। हेडिंग डालो अब इनफर्टिलिटी, हेडिंग डालिए इनफर्टिलिटी। हम शॉर्ट में लिखेंगे, अगर कोई कपल 2 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और तब भी प्रेगनेंसी मतलब कंसीव नहीं कर पाए तो हम कहेंगे द कपल इज इनफर्टाइल। अगर 2 इयर्स तक अनप्रोटेक्टेड विदाउट किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कपल क्या नहीं हो सके प्रेग्नेंट तो उसको हम कहेंगे इनफर्टिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखो। हो गया, ठीक है। तो कब हम कपल को कहेंगे कि कपल इज इनफर्टाइल, जब 2 इयर्स के अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कपल कंसीव
चलिए, इस वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, किसी डिजीज की वजह से, फिजिकल इशू की वजह से, इम्यूनोलॉजिकल इशू की वजह से, ड्रग्स की वजह से, साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, या कंजेनेटिव, मतलब बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से कपल है क्या हो सकता है, इनफर्टाइल। तो अगर कपल पता चल गया कि इनफर्टाइल है तो अब क्या किया जाए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की हेल्प से कपल का हेल्प किया जा सकता है। इनफर्टिलिटी के नीचे लिखो रिजोल्यूशन क्या है इसका, मतलब किस तरीके से इश्यू सॉल्व हो सकता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। हो गया। तो क्या है ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सेट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, मतलब कोई एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, मतलब बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर का एक सेट है, इनको कंबाइन करके बोला गया है, इन जिसका एम क्या होता है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना, ठीक है। चले आगे। बहुत सारी टेक्निक्स हैं अपार्ट, जब नेचुरली कपल कंसीव नहीं कर सकते। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के दो वे लिखिए, इन विट्रो एंड इन वीवो। इन विट्रो एंड इन वीवो, हाँ ये लिखा नहीं था कि इन विट्रो एंड इन वीवो। देख लिया। अब चलिए हम इन विट्रो से स्टार्ट करेंगे। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, ऐसी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के, और वीवो मतलब, अब क्या डिफरेंस रहेगा कैसे अभी हम पढ़ेंगे, चलिए देखिएगा। In vitro fertilization (IVF) fertilization is outside the body in almost similar condition as that in the body. In vitro fertilization IVF बहुत ही easily आजकल ये टर्म यूज करते हैं, तो IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो। ये क्या, इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर कराया जाता है, पर वैसी ही कंडीशन बनाते हैं जैसे बॉडी के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए बॉडी के अंदर जैसी कंडीशन जो जो रिक्वायरमेंट है वही बाहर लैब में किया जाता है, और बाहर बॉडी के बाहर, विट्रो मतलब बाहर, फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, इन, ठीक है। क्या हो रहा है देखिए, जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया, IVF हो गया, फॉलोड बाय इसके अब क्या करेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर, बाहर, आउटसाइड द बॉडी, क्या हो गया, IVF के नीचे लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर IVF के नीचे लिखिए फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, IVF fertilization outside with similar conditions, with similar condition as in body वाले, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर लिखते हैं ET, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं देखिए, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, सुना है। इसमें क्या करते हैं, ओवा, वाइफ से या डोनर से, या तो वाइफ से ओवा लेंगे, या अगर वाइफ के पास ओवा नहीं है किसी वजह से, ओवा उसका रिप्रोडक्टिव मतलब फर्टाइल नहीं है, तो कोई डोनर, किसी डोनर फीमेल से ओवा कलेक्ट करेंगे, एंड स्पर्म फ्रॉम दी हस्बैंड या फिर डोनर, सेम केस, स्पर्म लेंगे किसी हस्बैंड से, और अगर हस्बैंड का स्पर्म उतना मोटाइल नहीं है, उतना वो नहीं है फर्टाइल, तो किसी डोनर से स्पर्म लेंगे, आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लैब। तो ये जब दोनों स्पर्म एंड ओवा कलेक्ट कर लिए, स्पर्म इधर फ्रॉम हस्बैंड और डोनर, एंड सेम फॉर ओवा, दोनों कलेक्ट किया, लैब में रिड्यूस करेंगे, मतलब जाइगोट बनाने की इन दोनों से कोशिश करेंगे,
अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी बनाएंगे कि ये जाइगोट बन जाए, फ्यूजन हो जाए। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, जाइगोट बन गया या तो जाइगोट वाली स्टेज में या अर्ली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनने वाली स्टार्टिंग की स्टेज में क्या करेंगे, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, पढ़ा था हमने ये 8, 16, 32 क्या क्या कह रहे थे। 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में अगर इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको कहेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। फिर से समझा रही हूँ, दोनों कलेक्ट किया, फर्टिलाइज किया, अब इसको प्लेस करना है बॉडी में। फर्टिलाइजेशन तो इन विट्रो हो गया, बाहर हो गया। अब अगर 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज में तो इसको फेलोपियन ट्यूब में डालना पड़ेगा। अब ये इतना तो मेच्योर हुआ नहीं कि यूट्रस में इसको डालें, तो 8 ब्लास्टोमियर तक की स्टेज में जिफ्ट होता है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, जब 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो गया तो इसको ट्रांसफर कर देंगे यूट्रस में, जिसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन। तो जिफ्ट और आईयूटी में डिफरेंस क्या है, ब्लास्टोमियर का 8 तक के जिफ्ट होगा, आफ्टर 8 आईयूटी, ठीक है। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, बाकी के डेवलपमेंट के लिए इसको फीमेल की बॉडी में आप ट्रांसफर कर दिया। तो इन विट्रो में से हो क्या रहा है, फर्टिलाइजेशन, जो मेल और फीमेल गैमेट की मेटिंग है ये बॉडी की जगह बाहर करने लैब में, क्योंकि अगर कुछ कंडीशंस हैं जिससे स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा होगा तक, या ओवर फर्टाइल नहीं है, या किसी भी रीजन से अगर वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, तब कराए जा रहे क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन अ फीमेल इन वीवो, मतलब बॉडी के अंदर ही। ऐसे एम्ब्रियो जो कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन के द्वारा करे जाते हैं, ऑल्सो वुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर वर्सेस दोज वुमेन हु कैन नॉट कंसीव, मतलब ऐसी विमेन जो कंसीव नहीं कर सकती उनमें भी इन वीवो फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता है। तो ये सारे टर्म समझ में आए। इसे एक फ्लो चार्ट बना के शॉर्ट में लिख लो कि अगर जिफ्ट कब होगा, आईयूटी क्या है, आईयूटी कब होगा, ये लिख लीजिए। पूरा ऐसे थ्योरी मत लिखना, और नहीं लिख पाओ तो मुझसे बोलो, मैं लिख के बता दूँ। समझ में आए जिफ्ट और आईयूटी में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है। जिफ्ट होगा 8 ब्लास्टोमियर में, और 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होगा तो आईयूटी। ठीक है, और इन वीवो इन विट्रो में समझ में आया डिफरेंस। दोनों ही एक तरीके के क्या आएंगे, फर्टिल फर्टिल कहते हैं इनफर्टाइल कपल को फर्टिलाइज करने के वेज हैं, पर एक में विद इन बॉडी हो रहा है और एक में आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए
अभी इसमें क्या हो रहा है, इन विवो क्या बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। Who cannot produce one but can produce one। ठीक है, क्या हो रहा है इन विवो में, देखिए ऐसी फीमेल जो ओवा नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है पर उसको प्रेग्नेंट होना है, तो क्या कर रहे हैं, डोनर से क्या कर रहे हैं, ओवम कलेक्ट कर रहे हैं डोनर के से कलेक्ट करके फीमेल के जिसको फर्टाइल होना है, जिसको कंसीव करना है, उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है, GIFT, गिफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद भी कर सकते हो, गिफ्ट मतलब किसी को कुछ देना। तो एक विमेन जो कि कंसीव नहीं कर पा रही क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज हैं, तो डोनर से गैमेट लेकर ओवा लेकर के उसकी फैलोपियन ट्यूब में डाला जा रहा है, सो कह रहे गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। याद रहेगी, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं बता दूं फिर लिखना। ऑफ अनदर वुमन हु कैन नॉट कंसीव वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट। ऐसे विमेन जो आगे चल के बेबी को ग्रो तो कर सकती है यूट्रस में, पर उसका ओवा इतना फर्टाइल नहीं है, किसी वजह से ओवा क्या नहीं कर पा रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा, उसमें क्या कराया जाएगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अनदर मेथड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये क्या होता है देखिएगा, ICSI अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। अब किसी वजह से मेल और फीमेल गैमेट की मेटिंग नहीं हो पा रही, तो लैब में ये मेटिंग करा रहे हैं, क्या ओवा के अंदर इंजेक्शन की हेल्प से स्पर्म को क्या करा जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म। दोनों अपने वर्ड से समझ में, गिफ्ट मतलब ओवा डोनर से लिया जा रहा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब स्पर्म ओवा के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या है, इनफर्टिलिटी केसेस either due to inability to male partner to inseminate or reason or due to the very low sperm count। ये कब किया जाएगा, ICSI कब हम स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे डायरेक्टली, दो रीजन से हो सकता है, या तो जो मेल है उसका स्पर्म काउंट बहुत कम हो, इजेक्युलेशन में बहुत ही कम स्पर्म्स क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो वो स्पर्म रिलीज ही नहीं कर पा रहा ओवा तक, इस केस में क्या करेंगे, ICSI। या फिर मेल पार्टनर इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहे फीमेल की बॉडी में, इस केस में भी क्या करेंगे, तो ICSI दो केसेस में कब होगा, स्पर्म काउंट कम हो या तो मेल इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहे विमेन की बॉडी के अंदर, तो हम करेंगे क्या, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ठीक है, इन दिस टेक्निक द सेमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस ईदर इनटू वजाइना और इनटू द यूट्रस। ठीक है, एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्पर्म डोनर से कलेक्ट करके डायरेक्टली फीमेल के वेजाइना या फिर यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जा रहा है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। तो ये सारे टर्म्स समझ में आए, गिफ्ट, जिफ्ट, और फिर क्या इसमें हमने पढ़ा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये लिख लो तीनों चीजें शॉर्ट में। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में NTH जो है उसमें से क्या क्या टॉपिक्स रखे, देखिए बर्थ कंट्रोल, नीड्स एंड मेथड। हमने नीड्स क्यों बर्थ कंट्रोल की जरूरत है और मेथड्स भी पढ़ लिए, अलग अलग मेथड्स। इसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन है, MTP पढ़ लिया, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कब कब अलाउड है कब नहीं अलाउड है, इसके ड्रॉबैक एंड एवरीथिंग, कब लीगलाइज हुआ इंडिया में। फिर है एमनियोसेंटेसिस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है, जेंडर डिटेक्टिंग टेस्ट है एंड फीटल एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने का एक टेस्ट है। ठीक है, इनफर्टिलिटी अभी हम पढ़ रहे हैं, और उसके असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे IVF, फुल फॉर्म इन विट्रो। जिफ्ट मतलब
हाँ, गिफ्ट मतलब इसमें ये 3 है, तो हमने ये सब पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। तो हमारे इसके बाद सिर्फ क्या बच रहा है, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी। एसटीडीज हमें बस बची है, बाकी चैप्टर में सब हो चुका है, वो भी बड़ा है एसटीडी। सारी डिजीजेस कुछ के बारे में हम आज ही पढ़ लेंगे। हो गया ये, समझ में आया? चलिए अब सरोगेसी। सरोगेसी क्या होता है, देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफन सपोर्टेड बाय अ लीगल एग्रीमेंट वेयर बाय अ वुमन द सरोगेट मदर एग्रीज टू बेयर अ चाइल्ड ऑफ अ कपल। सरोगेसी मतलब नीमी मूवी देखा है? हैं? अरे इसका मतलब क्या है? अच्छा, तो अगर कोई विमेन किसी और का बेबी खुद बेयर करने के लिए तैयार हो जाए एक लीगल एग्रीमेंट के थ्रू, तो इसको हम कहते हैं सरोगेसी, ठीक है। एडॉप्शन दूसरा ऑप्शन है, सरोगेसी हो गया, और मेडिकली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक हो गई। तीसरा पढ़ रहे हैं हम, मैं क्या बता रही हूँ आपको पता है, हमने जो इनफर्टिलिटी पढ़ा है उसके रिजोल्यूशन क्या क्या है। मेडिकली असिस्टेड टेक्निक जो थी वो पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सरोगेसी, और हम थर्ड पढ़ रहे हैं, इट इज a legal process with fully transferred parental responsibility from a child biological parents to the adoptive parents। मतलब एक बच्चे के जो लीगल जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जो उसके असली माँ बाप हैं, वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे को, उसको दे देते हैं, कि अब बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एडॉप्टिव पेरेंट्स की। इसको हम कहते हैं एडॉप्शन। अब आ गए हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये टॉपिक हमारा बचा था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लिखिए हमारी आएगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये मैं आपको लिखवाती हूँ जल्दी जल्दी। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या बीमारियां हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो सकती है। इसमें हेडिंग डालिए STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब देखिए STIs क्या होती हैं, ऐसे इन्फेक्शन जो कि ऐसी डिजीजेस जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से या बॉडी का जो फ्लूइड है इसके इंटरेक्शन की वजह से हो, ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो, उसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसको और क्या कह सकते हैं, किस नाम से और क्वेश्चन आ सकते हैं, तो और क्या कहते हैं, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड VD, वेनेरल डिजीज, या RTIs, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। समझ में तीनों चीज, STIs को कह सकते हैं STDs, वेनेरल डिजीज एंड, ठीक है, ये तीनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें हम सबसे पहले अब अलग अलग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है गोनोरिया, तो हेडिंग डालिए गोनोरिया। लिख लिया गोनोरिया। अब गोनोरिया क्या होता है, कौन कॉज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट इनके कॉन्जिटिव ऑर्गेनिजम्स है। तो कौन करता है गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया, ठीक है, ये टाइप का बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, की लिखकर रेड कलर से लिख लो या अंडरलाइन कर दो, निजेरिया गोनोरिया, जो कि एक बैक्टीरिया है।
अब देखिए, जिस इंडिविजुअल को गोनोरिया हो गया तो उसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे। सबसे पहला, बर्निंग, यूरिनेशन के टाइम उसको बर्निंग फील होगी। दूसरा, पीनिस से या वेजाइना से कुछ डिस्चार्ज देखने मिल सकता है। तीसरा, टेस्टिकल्स में से मेल में स्वेलिंग पाई जा सकती है। एंड फोर्थ, पीरियड्स बिटवीन, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड्स तक नहीं रुकते, ऐसे पीरियड में कई बार इन बिटवीन पीरियड्स भी क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे गोनोरिया के सिम्टम्स हैं। ओके, ट्रांसमिशन, गोनोरिया कैसे कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है। वेजाइनल सेक्स, ओरल सेक्स या एनल सेक्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। और एक मदर से एक बेबी में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रांसमिशन लिख लीजिए, ट्रांसमिशन में लिखिए थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और फ्रॉम मदर टू बेबी। ट्रांसमिशन थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और फ्रॉम मदर टू बेबी। इतने ही बच्चे आ रहे हैं कि आज कम आए? और बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। दीपक नहीं आ रहा वो तुमसे, आएगा? चलो ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, गोनोरिया एक कैसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या यूज होती है, एंटीबायोटिक्स। देखिए क्या लिखा है एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स which are used to kill bacteria and prevent them from growing, multiplying and causing disease। ये ऐसी दवाएं हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, उनको फर्दर ग्रो नहीं होने देती और इनको बीमारी कॉज नहीं करने देती। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन एक्सेट्रा। ये कुछ टाइप की क्या है, एंटीबायोटिक्स। जी बाहर खुला तो नहीं था, मैंने देखा था आपका हॉल का दरवाजा खुला था, तभी मैंने लॉक नहीं किया। वो मैंने देखा था, पर मुझे लगा कि हॉल का दरवाजा खुला है, लाइट है। नहीं, मैं तो बंद करके आई थी, मुझे याद है। नहीं, मैं आपको बता तो रही हूँ, हॉल का दरवाजा खुला था इसीलिए मैंने नहीं बंद किया, वरना मैं कर देती। मुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, तो मुझे लगा आप नहीं हो, पर वो हॉल का दरवाजा खुला था तो मुझे लगा कि घर पे कोई है, तभी खुला है वो। ठीक है, मैं देख लूंगी से। हो गया, चलिए। तो गोनोरिया से अंदर कौन कॉज करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरिया कौन सा है, निजेरिया गोनोरिया। इसके सिम्टम्स पढ़ लिया और इसका ट्रांसमिशन पढ़ लिया और कैसे क्योर होता है, थ्रू एंटीबायोटिक्स। हमारी दूसरी एसटीआई पेनिट्रेंट डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है सिफिलिस। हेडिंग डाली है सिफिलिस। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ही चालू करें, तो ये यूनिट हो जाएगा सीधे, है ना। थोड़ा सा बड़ा है वो। बाकी इसके क्वेश्चन लगा रहे हो, जो हो गए उसके क्वेश्चन लगा रहे हो, बन रहे हैं। कुछ हो सकता है कुछ नहीं बने, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आता है, पर बाकी इन जनरल बन रहे हैं ना। तुम्हें क्या हुआ है, चलो हेडिंग डालो सिफिलिस। सिफिलिस कौन कॉज कर रहा है, सब में इसके सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये भी एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ट्रैपोनिमा पैलिडियम कॉज करता है सिफिलिस। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नोन एज ट्रैपोनिमा पैलिडियम।
अगर आपको क्वेश्चन आए और उनमें 3-4 बैक्टीरियाज के या इवन कई बार वायरस के भी नाम लिख देते हैं, तो अगर आपको पता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं तो आप कर लोगे ना अटेंड। चले चलो, अब इसमें क्या होता है सिफिलिस में, देखिए जेनाइटल एरिया पे पेनलेस सोर्स हो जाते हैं, मतलब छाले टाइप के अल्सर्स टाइप हो जाते हैं जो पेनफुल नहीं होते। तो इस टाइप के सोर्स हमको देखने मिलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सिफिलिस। क्या होता है? इन्फेक्शियस, और ये इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब कि अगर ये सोर्स को टच कर लिया जाए तो ये आपको भी हो जाएगी। तो इन्फेक्शियस पेनलेस जेनाइटल सोर्स अगर पूछ जाए किसमें मिलते हैं, देखने तो किस बीमारी में मिलते हैं? सिफिलिस में। जेनाइटल्स पे कुछ सोर्स अल्सर टाइप के बन जाते हैं जो पेनफुल नहीं रहते पर बहुत इन्फेक्शियस होते हैं। इनका डिस्चार्ज या इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट हमें खुद को इन्फेक्शियस कर सकता है। चलिए आगे। सिम्टम देखिए सिफिलिस का क्या क्या है। लिम्फ नोड, क्योंकि एक तरीके का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो लिम्फ नोड स्वेल हो जाती हैं। स्वोलन लिम्फ नोड्स देखने मिलती हैं। सोर थ्रोट, ऐसे इंसान को गले में सोरनेस खराश रहती है। हेयर लॉस देखने मिलता है। बॉडी पर रैशेस मिलते हैं हमें सिफिलिस में, अलोंग विद इन्फेक्शियस पेनलेस जेनाइटल सोर्स। ये कुछ सिम्टम्स है सिफिलिस के। हो गया? चलिए, इसका ट्रांसमिशन भी सेम थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर डायरेक्टली अगर सोर्स को टच कर लिया जाए क्योंकि वो इन्फेक्शियस है तो हो सकता है। तो देखिए सिफिलिस कैसे हो सकता है? फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड फ्रॉम डायरेक्टली टचिंग इन्फेक्शियस सोर्स। वहां पर फ्रॉम मदर टू बेबी हो रहा था या डायरेक्टली टचिंग इन्फेक्शियस सोर्स। इसका भी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक, क्योंकि एक तरीके का क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। चले अब आते हैं जेनाइटल हर्पीस। हमने पढ़ लिया अबाउट गोनोरिया, सिफिलिस एंड थर्ड वेनरल डिजीज है जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस क्या होता है? ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। पहला हमको क्या मिला? वायरल इन्फेक्शन, जो कि कॉज होता है बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2। ठीक है, HSV2 लिख कर आया तो ये कौन कॉज कर रही है? जेनाइटल हर्पीस कॉज कर रही है। एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। अभी तक हमने 2 बैक्टीरियल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन देख ली है, थर्ड वायरल है जिसको हम हर्पीस कह रहे हैं। हो गया? इसके सिम्टम देखिए, इन्फेक्शियस सोर्स हर्पीस में इस तरीके के ब्लिस्टर्स दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे, वेरी पेनफुल। ये कहाँ हो सकते हैं? पीनस में, माउथ में, एनस में या वेजाइनल एरिया में इस टाइप के सोर्स हो जाते हैं। करेक्ट? दीज आर वेरी पेनफुल सोर्स। और जो हमने उसमें पढ़ा था वो दे वर नॉन मतलब पेनफुल नहीं, और ये इन्फेक्शियस होता है और पेनफुल भी होता है। ठीक है, इसके बाद इसके सिम्टम क्या है? इचिंग, बॉडी पेन एंड फीवर। ये ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हाई फीवर भी आ सकता है। बदन में दर्द, वैसे जैसे सर्दी जुकाम और वायरल डिजीज होता है वैसे ही।
ठीक है, कैसे हो सकता है? डायरेक्टली उन सोर्स को टच करने से या थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? ये हमारा इम्यून सिस्टम ही क्योर करता है। एंड एंटीवायरल ड्रग्स यूज किए जाते हैं, पेट्रोलियम जेली का यूज किया जाता है उन सोर्स पे अप्लाई करने के लिए, सूदिंग इफेक्ट देने के लिए। एंटीवायरल्स क्या होते हैं? दीज आर मेडिसिन जो कि मिनिमाइज कर देती है, पूरी तरह से किल तो नहीं करती, पर वायरस के जो असर है, जो उसका इन्फेक्शन है, उसको कम करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि रेट्रोवायरल या एसाइक्लोविर, ये कुछ एंटीवायरल ड्रग्स है। ठीक है, देख लेना। अब है जेनाइटल वॉर्ड्स, हमने ये रहा गोनोरिया इज बैक्टीरियल, जेनाइटल और वाई हमारा जेनाइटल वॉर्ड्स मस्त से टाइप के हो जाते हैं। ये भी क्या होता है? वायरस। ये HPV2 से हो रहा था, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो रहा है जेनाइटल वॉर्ड्स। इसमें क्या देखने में मिलता है? पेनफुल वॉर्ड्स टाइप के हो जाते हैं, किसमें? जेनाइटल एरिया में, और बहुत ज्यादा इचिंग प्रेजेंट मिलती है ऐसे इंडिविजुअल में जिसको जेनाइटल वॉर्ड्स हुआ हो। वही सेम डायरेक्ट टचिंग से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ये ट्रांसमिट होंगे। ट्रीटमेंट क्या है? कायरोथेरेपी, मतलब जो वॉट है उसको नाइट्रोजन, मतलब हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन लगाकर उसको किल कर देते हैं, उसको डेड कर देते हैं। ठीक है, एंटीवायरल इंजेक्शन दे सकते हैं, सर्जिकली उन वॉर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट जेल यूज किया जाता है इनको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब आ गया हेपेटाइटिस बी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिवर पे इफेक्ट करता है, पता है आप लोगों को ना? हेपेटाइटिस बी ये कौन कॉज करता है? ये भी वायरस कॉज करता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? फीवर, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, हेडेक, इस तरीके के सारे सिम्टम्स आते हैं इस इंडिविजुअल में जिसको क्या है? हेपेटाइटिस बी। मतलब ये मेनली देखिए जॉन्डिस मतलब लिवर पे इफेक्ट करता है हेपेटाइटिस बी। अभी तक बाकी चीजें हमने देखा जेनाइटल्स पे इफेक्ट कर रही है, पर हेपेटाइटिस बी हम देखने से किस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं? लिवर भी इन्वॉल्व है। ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी के केस में देखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेबल लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, ये इशू हो जाता है। इन्फेक्टेड नीडल ब्लड, ठीक है, ये कैसे कैसे जा सकता है? किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे, या किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की नीडल यूज कर दी किसी हेल्दी इंडिविजुअल में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर देख के नहीं किया जाए तो भी हेपेटाइटिस बी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है, और एक मदर से बेबी में भी हेपेटाइटिस बी जा सकता है। दो तरीके का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट में क्या हो रहा है? एक्यूट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो शॉर्ट टर्म में अचानक से हो गई हो, और क्योर्ड बाय प्लेंटी ऑफ रेस्ट फ्लूइड, ये फिर भी क्योर हो सकती है अगर आप टोटल रेस्ट ले, मेडिसिन ले, प्रॉपर फ्लूइड ले तो। पर क्रॉनिक वाले क्या है? लॉन्ग टर्म डिजीज, बहुत समय से इस टाइप के सिम्टम्स पेशेंट में चलते आ रहे हैं। एंटीवायरल ड्रग टू कंट्रोल वायरल स्प्रेड, एक फेटल डिजीज भी है, मतलब अगर इसको क्योर नहीं किया जाए तो इंडिविजुअल कैन डाई। ठीक है, कह रहे हैं कि लगभग 5 से 9 लाख इंडिविजुअल हर साल एड्स की वजह से डेथ होती है इनकी। वो आप मेडिकोज और इसके आगे पढ़ रहे हो, जो मेडिकोज नहीं होते हैं उनको इसकी नॉलेज भी नहीं होती, और वो इस तरीके की डिजीज से बहुत इजीली उनको अफेक्ट कर जाती है। तो इसीलिए ये बीइंग मेडिकल लाइन होने की वजह से हमें अपने फ्रेंड्स को इस चीज के लिए अवेयर करना चाहिए कि भाई प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज करनी चाहिए। उसके अलावा बाकी जो भी एड्स की गाइडलाइंस होती है उसको देखना चाहिए। तो इतने सारी डेथ होती है हर साल एड्स की वजह से। ठीक है, अब आगे लास्ट हमारी एड्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एड्स कौन कॉज करता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज HIV। स्टार बना के लिखना, अभी नहीं, मैं टाइम लूंगी। ठीक है, एड्स कौन कॉज कर रहा है? वायरल डिजीज है जो कि HIV कॉज करता है। एक बॉक्स बनाना, एक तरफ डिजीज लिखना, उसके बगल में वायरल है कि बैक्टीरिया, और लास्ट में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। इस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। इसके सिम्टम्स देखिए क्या क्या? फीवर, बॉडी एक, रैश, इचिंग, सोर थ्रोट, सब वायरल इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स। सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करती है कहाँ? ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को ये कमजोर करने लगती है, ह्यूमन इम्यून सप्रेस कर देती है। कैसे हो सकता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल, बहुत सारे इंडिविजुअल अपने टीनेज के टाइम में, लोग आजकल बहुत इजीली ड्रग्स का यूज करते हैं, तो ड्रग्स के यूज में निडल्स यूज होती है, तो वो निडल्स एक ही ग्रुप है फ्रेंड का, वो सब एक ही निडल से इंजेक्ट कर रहे हैं ड्रग। अब उसमें कोई एक अगर इन्फेक्टेड है वो सबको इन्फेक्ट कर देगा। मतलब एड्स फैलना बहुत ईजी है, मतलब बहुत ही इजी। अगर आपको है, किसी को है, उसने अपना ब्लड किसी इंडिविजुअल को चोट लगी, उसको रब भी कर, मतलब कि एक बॉडी फ्लूइड अगर दूसरे बॉडी फ्लूइड में चला गया, ऐसे इंडिविजुअल को टच करने से एड्स नहीं होता, उनके साथ खाना खाने से एड्स नहीं होता। तो ये अगर कोई है एड्स से
अफेक्टेड, तो ऐसा नहीं कि हमें उसको उसके पास नहीं जाना है, अब नहीं होगा। बॉडी का फ्लूइड अगर एक्सचेंज हो गया तो हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, मदर से बेबी को हो सकता है एड्स, ठीक है। अभी तक एड्स का कोई क्योर नहीं हम डेवलप कर पाए, हमारे साइंस। ड्रग्स जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज करते हैं ताकि इंडिविजुअल जो भाई 1 साल बाद मरने वाला है वो 5 साल बाद मरे, तो सिर्फ उसकी लाइफ स्पैन को थोड़ा बढ़ाने के लिए ड्रग्स यूज किए जाते हैं, बट इसका क्योर कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल की इम्यूनिटी सप्रेस होती जाती है, वो छोटी छोटी बीमारियों से उसको इफेक्ट होता है, और उन सब बीमारियों से वो डेथ जो नॉर्मली इंडिविजुअल में फेटल नहीं होती, पर ऐसे इंडिविजुअल में फेटल हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी फाइट ही नहीं कर पाती, ठीक है। एक और है भाई ट्राइकोमोनियासिस, ये प्रोटोजोआ कॉज करता है, ठीक है। इसका नाम है ट्राइकोमोनस वेजिनालिस, ओके। इसमें भी सेम ये वैजाइनल इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स मिलते हैं। किस तरीके से ये फैलता है, ट्रीटमेंट बाई ड्रग्स के हेल्प से ट्राइकोमोनियासिस को, और दूसरा है क्लैमाइडियासिस, ये तो एक तरीके से का इन्फेक्शन वैजानी, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जिसका नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। सिम्टम्स वैजाइनल डिस्चार्ज, टेस्टिकुलर पेन, ब्लीडिंग या फीवर देखने मिल सकती है इस इंडिविजुअल में। ट्रांसमिशन सेम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो सकती है, इसमें भी एंटीबायोटिक दी जाती है क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। Infection or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called STIs, है ना। इस सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो बीमारियां फैलती है उसको एक साथ क्या कहा जाता है, STIs। और VD वेनरल डिजीज या RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लैमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, and of course the most discussed infection in the recent year, HIV leading to AIDS are some of the common STIs, ठीक है। कुछ कॉमन STIs के नाम यहाँ दे दिए इन्होंने, और इनमें सबसे ज्यादा इतने, बाकी आपने शायद नाम भी नहीं सुना, पर एड्स का नाम, HIV का नाम सबने सुना है, क्योंकि सरकार बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के थ्रू इंडिविजुअल्स को इसके लिए नॉलेज देना चाह रही है कि भाई आप इससे प्रोटेक्ट करें अपने आप को। बहुत इजीली फैलने वाला फेटल इन्फेक्शन है जो इंसान को की डेथ ही कॉज कर देता है, क्योंकि उसका अभी तक इलाज नहीं है। Among these, HIV infection is most dangerous. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing injection needles. बाकी सारी diseases तो sexual intercourse के थ्रू ही ट्रांसमिट हो रही हैं, पर जैसे hepatitis B और HIV आप अगर कोई infectious needle की शेयरिंग कर लें या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर लें, इनके थ्रू भी हो सकती है। विद इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन से भी हो सकती है, मदर से, इन्फेक्टेड मदर से बेबी को भी हो सकती है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ ट्रीटेड। मतलब अगर इन बाकी सारी डिजीज को देखा जाए, इन तीन को छोड़ के, उन डिजीज को अगर अर्ली स्टेज में पता कर लिया जाए तो वो कंप्लीटली पूरी तरीके से क्योर उनका हो सकता है, ठीक है। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग। अब कई बार जो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, इनका अर्ली सिम्टम्स इतना लाइट रहता है कि पेशेंट उसको नेग्लेक्ट कर देता है। जैसे उन्होंने बताया इचिंग, ये वेजाइनल डिस्चार्ज होना, ये स्वेलिंग, माइल्ड पेन होना, तो इंडिविजुअल इसको इग्नोर कर देता है कि यार ऐसे ही होगा, पर ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। इन जेनिटल रीजन, इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन दी सिम्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। कई बार जो इन्फेक्टेड फीमेल होती है बहुत लंबे समय तक इसको कोई सिम्टम नहीं आते, इसीलिए कई बार अर्ली सिम्टम्स, अर्ली स्टेज पे बीमारी पता ही नहीं चलती है। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड सोशल सिम्टम। कई बार लोगों को सोसाइटी का प्रेशर रहता है कि भाई क्या सोचेगा कोई, इस चक्कर में भी लोग अपने अर्ली सिम्टम्स को छुपा के रखते हैं, पर वो फेटल हो सकता है, क्योंकि अगर डिजीज प्रोग्नोज कर चुकी है, क्रॉनिक एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जा चुकी है जहां से क्योर मुश्किल है, तो उसको क्योर करना क्या है, absence of infection. This could lead to complication later which include pelvic inflammatory disease. सबसे ज्यादा women में देखने को मिलता है PID मतलब pelvic inflammatory diseases। बहुत लंबे समय तक जब इनको इग्नोर किया जाता है तो पूरे pelvis एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस वजह से बहुत सारी दिक्कतें women में
देखने मिलती है। फिर कहाँ है अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक, और क्या 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 देखने मिलता है ऐसे वीमेन में? अबॉर्शन हो सकते हैं इनमें बहुत इजीली। स्टिल बर्थ मतलब अगर प्रेग्नेंट हो गई, बेबी हुआ भी, तो स्टिल बर्थ मतलब बच्चा कैसा होगा? डेड, है ना, बच्चा लाइव नहीं रहेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब, जल्दी बताओ, इस पे क्वेश्चन आएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब, अब याद रखना, ऐसे प्रेगनेंसी जो जो इम्प्लांटेशन जो है उसका यूट्रस की जगह कहीं और हो जाए। कई बार क्या होता है, हमने पढ़ा ना, एट ब्लास्टोमा स्टेज के बाद फिर वो फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में जाता है। कई बार वहीं ग्रो होता रहता है, वहीं ग्रो होता रहता है। तो यूट्रस की जगह और कहीं पर भी जाकर बेबी का ग्रोथ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, तो उसको कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और क्या होता है, कई टाइम फीमेल में इतना सीरियस कंडीशन होता है, फेलोपियन ट्यूब तो छोटी है, और वहां एट ब्लास्टोमा स्टेज के बाद साइज बढ़ता गया तो वो बर्स्ट हो जाती है, और ये फेटल कंडीशन होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस की जगह कहीं और बेबी का ग्रो होना, इम्प्लांटेशन होना, ठीक है। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब ये सारी बीमारियां ये कुछ कॉज कर सकती हैं अगर अर्ली स्टेज में आपने इन्हें क्योर नहीं किया। एसटीआईज आर मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, ये एक तरीके का मेजर थ्रेट है, मेजर खतरा है हेल्दी सोसाइटी के लिए, ठीक है। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिजीजेस आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड केयर प्रोग्राम के अंदर एसटीआईज को, एसटीडीज को, वेनरल डिजीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब दिया जाता है कि इनके बारे में बहुत डिस्कशन होता है। इनकी जागरूकता के लिए सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले दिए, क्योंकि ये एक फेटल चीज है ना। थ्रू ऑल पर्सन आर नहीं, दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शन, देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड। अब हर किसी को भी ये डिजीजेस हो सकती है, पर सबसे कॉमनली देखा गया है 15 से 24 साल के बच्चों में ये इजीली मिलती है। इसका रीजन क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मतलब इनको आइडिया ही नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बुक्स में क्या इंट्रोड्यूस किया है, ये प्रोडक्टिव रिलेटेड चैप्टर्स इंक्लूड किए कि बच्चों को इनके बारे में पता चले। अब क्योंकि आप मेडिकल लाइन से, इसलिए आपको इतना डिटेल में पता चल रहा है। आपके और फ्रेंड्स होंगे मैथ्स लाइन से, कॉमर्स लाइन से, उनको नहीं पता। तो ये काम किसका है? आपका है, सही नॉलेज पहुंचाना, ताकि उनको भी इन सब डिजीजेस से क्या मिले, प्रोटेक्शन मिल सके। द एज ग्रुप टू विच you also belong, there is no reason to panic because prevention is possible। अब वैसे तो ये these are very, क्या कहते हैं, ये फेटल डिजीजेस और बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब ये तरीके की ये बड़ी बीमारियां हैं, पर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब इलाज कराओ, इससे अच्छा अपने आप को प्रिवेंट रखो। कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं? बेसिक प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करके आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहला, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर। किसी अननोन इंसान के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना या बहुत सारे मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, इसको अवॉइड किया जाए। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वेश्चन, कॉन्डम का यूज किया जाए। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर डाउट हो कि हमें ऐसा कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो बिना सोसाइटी के प्रेशर के, स्टिग्मा सोचते हुए, पहले आप डॉक्टर, जो क्वालिफाइड डॉक्टर उसके पास जाइए, अपनी बीमारी का पता कराइए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। और ये कंप्लीट हो गया। इसमें और स्लाइड्स हैं। ये जो लिखना है आप लोग कर लोगे ना, उससे पढ़ के आप लोग ये लिख लेना। मैं पढ़ ही लिया, इसमें क्या बचा? पढ़ाया ना मैंने, ट्रैकोमोनियासिस, कॉम्प्लिकेशंस बचा है।
कुछ मिथ देखेंगे हम लोग, ओरली सुन लो कि इसमें ज़्यादा चीजें लिखने की है नहीं, और जो लिखना रहेगा वो आपको एक बार रीड करके लिख लेना। अब देखिए क्या क्या मिथ है HIV या एड्स के लिए। सबसे पहला मिथ क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस स्प्रेड थ्रू हगिंग। आप किसी को टच करते हो, किसी को हग करते हो, किसी के साथ बैठ के खाना खाते हो, इससे ये बीमारी नहीं फैलती है। HIV स्प्रेड थ्रू ईटिंग टुगेदर, नहीं, खाना खाने से, उस इंसान के टिफिन से आप खाना खाओगे उससे आपको बीमारी नहीं होगी। HIV स्प्रेड थ्रू हैंडशेक, उससे हैंडशेक करोगे इससे भी आपको बीमारी नहीं होगी। HIV स्प्रेड थ्रू किसी, नहीं, इससे भी ये बीमारी नहीं फैलेगी। कब फैलेगी, देखिए HIV डज नॉट स्प्रेड थ्रू हगिंग, इट स्प्रेड ओनली थ्रू एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड। ऐसा एक्ट जिसमें दो इंडिविजुअल के बॉडी के फ्लूइड एक्सचेंज हो रहे हैं तभी ये बीमारी होगी। HIV does not spread through eating together, it spread only through exchange of body fluid, ये इन्होंने कहा। ठीक है, तो हर जगह जब तक बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज होगा तब तक HIV नहीं होगा। और बताओ, इसका बताओ, गोनोरिया ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, है ना। इसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स पता होना चाहिए और सिम्टम्स भी कुछ के पता होना चाहिए। ठीक है, सही बोला। चलिए, सोशल स्टिग्मा क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वेनरल डिजीज को लेके। सोसाइटी में एक नेगेटिव क्या बना हुआ है, स्टेटमेंट बना हुआ है। लोग डरते हैं ऐसी बीमारियों को लोगों को बताने में, डॉक्टर के पास जाने में, कि पीपल विल जज। पर भाई मर जाओ, इससे अच्छा तो जज कर लिए जाओ, है ना। मरने से अच्छा तो कोई तुम्हें जज ही कर ले। तो क्या हुआ, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स। सबसे पहले सोसाइटी में सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए एक नेगेटिव माइंडसेट बना हुआ है। जबकि आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर, आप प्रॉपर नॉर्म्स प्रॉपर तरीके से सब चीजें कर रहे हैं तो इट इज नॉट बैड। Myths regarding sexually transmitted diseases. Society is judgmental towards sex with multiple partners and outside of marriage. This is also misconcept that STD spread only through sex. कई बार किसी को एड्स हुआ है पर जरूरी नहीं कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैला है। हो सकता है उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल यूज कर लियो, हो सकता है इसमें किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज हो गया। तो HIV सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से नहीं होती, और भी रीजंस है। एक इन्फेक्टेड मदर से एक बेबी को हो सकता है ना। तो ये एक नेगेटिव बना हुआ है कि अगर किसी को एड्स हुआ है तो उसको गलत नजर से देखा जाता है, जबकि एड्स के और भी बहुत सारे क्या है रीजंस हैं होने के। Consequently, individual with AIDS are looked down by the society and are, तो अगर किसी को पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर इंसान को एड्स है तो उसको एक अच्छी नजर से नहीं देखते। उसको वैसे ही वो बेचारा इतना परेशान है, वो वैसे उसकी इम्यूनिटी वगैरह सब सप्रेस हो रही, तो उसको और ही सब मॉरली सपोर्ट नहीं करने की जगह उसको क्या कर दिया जाता है, सोसाइटी से इग्नोर किया जाता है। ऑन सीक्वेंस ऑफ सोशल, अब ताकि लोग हमें जज ना करें इसलिए कई बार ऐसे लोग जिनको ये डिजीज है वो अपने आप को टेस्ट ही नहीं करवाते, कि ना टेस्ट होगा ना पता चलेगा और ना ही इनको सोसाइटी में टच किया जाएगा। अफेक्टेड इंडिविजुअल और आइसोलेटेड लिविंग, कई बार ऐसे लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते, लोगों से मिलते नहीं, अलग हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इनको कई बार डिप्रेशन भी हो जाता है। और ये डिजीज और ज्यादा, जब वो हो सकता है वो 10 साल जीने वाला वो 2 ही साल जिए, है ना। ये डिजीज को एग्रावेट कर देता है ये सब चीजें। कॉम्प्लिकेशन क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पीआईडी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है पेल्विक रीजन में, पेल्विक ओरिजिन का, और इसके वजह से लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेल्विकेशन, ये तो समझ में आता है। अबॉर्शन, है ना, ऐसे इंडिविजुअल हो सकता है जब प्रेग्नेंट हो तो अबॉर्शन इनको अपने आप हो जाए। स्टिल बट बता चुके अपनी प्रेगनेंसी बता चुका है। सम एसटीडीज कॉज एम्ब्रियो टू डेवलप आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस की जगह कहीं और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फर्टिलाइज्ड एग कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस, दिस कॉज पेल्विक पेन, इन्फ्लेमेशन एक्सेट्रा। देखो ना यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर देखिए फैलोपियन ट्यूब में बेबी को रोने लगा और बर्स्ट रहेगा। ये फीटल कंडीशन होती है, इसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो अर्ली टाइम पे अगर नहीं बताया गया तो ये बहुत ही कंडीशन।
इसीलिए कभी भी, नॉट जस्ट रिलेटेड टू एसटीडीज, आपको अगर कभी भी लगे कोई भी बीमारी, कुछ भी ऐसी चीज लगे, जैसे खांसी भी अगर किसी को हो रही है और वो भाई 1 महीने 2 महीने से चलती जा रही है, तो अपने आप को टेस्ट कराएं, क्योंकि अवॉइड करने से आप अपनी बीमारी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वहीं आप अपने को टेस्ट करा लेंगे तो हो सकता है वो वहीं क्योर हो जाए। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए कोई भी सिम्टम, अगर वो कंटिन्यूसली है, इवन कोई पेन है आपको, उसको भी आप बहुत दिन तक इग्नोर मत करिए। अगर आप देख रहे हैं 2-3 महीने से ये पेन मुझे बंधा ही हुआ है, पेन इज अ साइन, अ सिम्टम, तो उसको टेस्ट करें क्यों हो रहा है मुझे ये पेन। ठीक है, इनफर्टिलिटी हमने डिस्कस कर लिए कि इनफर्टिलिटी भी हो सकती है ऐसे इंडिविजुअल को, और कैंसर भी आगे चल के हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एसटीडीज से अपने आप को बचाया कैसे जाए। ठीक है, सबसे पहले अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स। सबसे पहले तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स ही आप ना करें, कॉन्डम्स का यूज करें सेक्स से टाइम, कंसल्ट करें डॉक्टर से अर्ली स्टेज में जब आपको डिजीज हो जाए, और फ्रेश इंजेक्शन एंड ब्लेड यूज करें हर बार। अगर आप बार्बर के पास जाते हैं, आपको वो बाल काट रहे हैं, तो उससे बोलिए आप मेरे लिए फ्रेश ब्लेड यूज करें। पहले के टाइम पे तो एक ही ब्लेड से बार बार सबको क्या कर देता था, सबकी शेविंग कर देता था, हेड कर देता था। पर अब लोग जब से जागरूक हुए तो बोलते हैं कि आप फ्रेश ब्लेड यूज करिए। दूसरा, डॉक्टर्स भी अब जब भी आपको इंजेक्शन लगाते हैं तो वो आप चेक करा करो कि वो फ्रेश इंजेक्शन टीयर कर रहे हैं, है ना। तो ये हमें खुद से ध्यान देना होता है इन चीजों का। ये ही मैं बना के कर दी, इसकी फोटो ले लो। ये तो इसको, ये आपको बना लेना। इसमें भी आप बता सकते हो वो बैक्टीरियल है, वो बैक्टीरियल है, ये वायरल है, वायरल वायरल, बैक्टीरियल बैक्टीरियल नहीं है, प्रोटोजोन वाला, ये बैक्टीरियल है, ये वायरल, है ना। लिख रहे हो कि आप लोग कर लोगे। कॉम्प्लिकेशन, ये तीनों चीज आप देख लेना। इसमें कुछ बचा है, बट कंट्रोल तो मैं करा चुकी हूँ ना। ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा कर चुकी हूँ। कैरियर मेथड ये सब हम कर चुके हैं ना, तो चैप्टर ही हो गया शायद। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो हम कल स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, है ना। ये अपनी को तो आप, हाँ, PYQ नहीं लाया। ठीक है, तो कल अब हम लोग इसी यूनिट को कंप्लीट करते हैं। सर मुझसे कह रहे थे कि वो लास्ट वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट करने को, पर आप बताओ इसी को कंप्लीट कर दूं, है ना, तो 3 महीने से हो जाएगा। तो हमारी 2 यूनिट 12 की हो गई, हो जाएंगी इस चैप्टर के बाद, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन, वो भी एक बड़ा है। फिर लास्ट में बायोडाइवर्सिटी, 2 यूनिट हमारी बचेंगी। 2 महीने में हो जाएगा। एग्जाम की डेटा नहीं है, मई में ना, अभी फॉर्म्स नहीं आओगे, कब तक आएंगे, किसी मंथ में आएंगे। ठीक है। 11th का रिवीजन कर रहे हो, मुझे फोटोसिंथेसिस मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, सर ने बोला कुछ यही कर लेते हैं पहले, उसको कर लेंगे। ठीक है, चलो क्लास में गया।